नमस्कार। अगर भारत में कोई भी बिजनेस चला रहा है तो जीएसटी का नाम तो सुना ही होगा। पर क्या ये पता है कि इसमें एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो बिजनेस की लागत को काफी कम कर सकता है? जी हाँ, इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आज हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक बिजनेस टैक्स के ऊपर भी टैक्स दे रहा है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये एक असली समस्या थी जिसे कहते थे टैक्स ऑन टैक्स। और सालों तक इसी वजह से ग्राहकों के लिए चीजें महंगी होती रहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसका एक पक्का समाधान है। तो इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि ये टैक्स पर टैक्स की समस्या आखिर थी क्या। फिर मिलेंगे इसके सॉल्यूशन यानी आईटीसी से, जानेंगे कि अपना क्रेडिट क्लेम कैसे करना है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि कौन से क्रेडिट क्लेम नहीं किए जा सकते। और आखिर में बात करेंगे कुछ जरूरी डेडलाइंस और स्पेशल केसेस की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन को समझने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या। तो बात करते हैं इस कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट की। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट, इसका सीधा सा मतलब है टैक्स पर टैक्स लगना। सोचिए, जब कोई मैन्युफैक्चरर कोई सामान बनाता था तो उस पर लगती थी एक्साइज ड्यूटी। फिर जब वो सामान आगे बिकता तो उस पूरी कीमत पर, जिसमें वो एक्साइज ड्यूटी भी शामिल है, उस पर फिर से वैट लग जाता था। नतीजा, जो चीज ग्राहक तक पहुंचती थी उसकी कीमत बेवजह बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। चलिए, इसे एक पेन बनाने वाले के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए उसने 10 रुपए का कच्चा माल जैसे प्लास्टिक या मेटल खरीदा और उस पर 1 रुपया टैक्स दिया। अब पेन बनाने के बाद उसकी कीमत हो गई 20 रुपए और उस पर 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लग गई। जब उसने ये पेन एक व्यापारी को 22 रुपए में बेचा तो अब उस व्यापारी को पूरे 22 रुपए पर वैट देना पड़ा, जिसमें वो 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी पहले से ही शामिल थी। बस यही है टैक्स पर टैक्स का एक क्लासिक केस। और यहीं पर एक गेम चेंजर की एंट्री होती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी। जीएसटी लाने का सबसे बड़ा मकसद ही इसी टैक्स पर टैक्स वाली समस्या को जड़ से खत्म करना था। और इसका सबसे बड़ा हथियार था इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी ने क्या किया? उसने केंद्र और राज्य सरकारों के दर्जनों अलग अलग टैक्स को लिया और उन सबको एक ही सिस्टम में मिला दिया। इसी एकीकरण की वजह से पूरी सप्लाई चेन में टैक्स क्रेडिट का एक स्मूथ, बिना रुकावट वाला फ्लो बनाना मुमकिन हो पाया। अब देखिए, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे कितने ही बड़े बड़े टैक्स अब जीएसटी का हिस्सा बन चुके हैं। और आईटीसी ठीक से काम कर सके, इसके लिए ये एकीकरण बहुत बहुत जरूरी था। तो सवाल ये है कि आखिर ये आईटीसी है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई बिजनेस अपने काम के लिए कोई सामान या सर्विस खरीदता है तो उस पर जो जीएसटी देता है, उस जीएसटी को वो अपनी फाइनल बिक्री पर लगने वाले जीएसटी से घटा सकता है। मतलब टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगता है, पूरी की पूरी रकम पर नहीं। चलिए, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पहलू पर। ये तो समझ लिया कि आईटीसी क्या है, पर यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि इस क्रेडिट को क्लेम करने की शर्तें क्या हैं, क्योंकि यहाँ नियमों का पालन करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आईटीसी क्लेम करने के लिए ये 4 मुख्य शर्तें हैं, एक तरह की चेकलिस्ट समझ लीजिए। पहला, एक वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा, सामान या सर्विस असल में मिल चुका हो। तीसरा, सप्लायर ने सरकार को टैक्स चुका दिया हो। और चौथा, रिटर्न फाइल हो चुका हो। अगर इन चारों में से एक भी चीज मिसिंग है तो आईटीसी का फायदा नहीं मिल सकता। और एक और बहुत ही जरूरी नियम है जिसे याद रखना ही होगा, पेमेंट की डेडलाइन। अगर सप्लायर को 180 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं की गई तो जो आईटीसी लिया गया था उसे वापस करना पड़ता है। इस टाइमलाइन से ये और भी क्लियर हो जाएगा। जिस दिन इनवॉइस मिला उस दिन आईटीसी क्लेम हो गया, बढ़िया। लेकिन अगर 180 दिन के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं हुई तो जितना भी आईटीसी लिया था वो टैक्स की देनदारी में वापस जुड़ जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर 18% सालाना की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। अब एक जरूरी बात पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस के हर एक खर्चे पर दिए गए जीएसटी का क्रेडिट मिल ही जाता है। कानून में कुछ चीजों को ब्लॉक्ड क्रेडिट्स की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब इन पर आईटीसी नहीं मिलता, भले ही वो खर्च बिजनेस के लिए ही क्यों न किया गया हो। इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। इसमें मोटर गाड़ियां, कर्मचारियों के लिए खाने पीने का खर्चा, किसी क्लब की मेंबरशिप और ऑफिस या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सर्विसेज शामिल हैं।
साथ ही अगर कोई सामान खो जाए, चोरी हो जाए या फ्री सैंपल में दे दिया जाए तो उसका ITC भी नहीं मिलता। मोटर व्हीकल वाला नियम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसे साफ साफ समझते हैं। आमतौर पर 13 सीटों तक की पैसेंजर गाड़ियों पर ITC ब्लॉक रहता है, लेकिन अगर वही गाड़ी माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल हो रही है या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के लिए या फिर ड्राइविंग सिखाने के लिए, तो उस पर ITC मिल सकता है। इन ब्लॉक्ड क्रेडिट्स में भी कुछ खास अपवाद हैं, जैसे अगर कानून के तहत किसी फैक्ट्री में कैंटीन चलाना जरूरी है तो उसके खर्च पर लगे GST का ITC मिल जाएगा। ठीक इसी तरह अगर कोई कानून कहता है कि कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस देना ही होगा तो उस पर भी ITC क्लेम किया जा सकता है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ITC क्लेम करने की डेडलाइन क्या है और कुछ खास हालात में क्या होता है। ये तारीख 30 नवंबर, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के इनवॉइस के लिए ITC क्लेम करने की ये एक बहुत ही अहम डेडलाइन है। तो पूरा नियम क्या है? नियम ये है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर से जुड़े इनवॉइस का ITC अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर या फिर उस साल का एनुअल रिटर्न फाइल करने की तारीख, इन दोनों में से जो भी तारीख पहले आए उसके बाद क्लेम नहीं किया जा सकता। ये जो भी पहले हो वाला हिस्सा याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग यही गलती करते हैं। नए रजिस्ट्रेशन के मामले में भी कुछ स्पेशल नियम हैं। अगर कोई बिजनेस पहली बार GST के दायरे में आता है तो वो रजिस्ट्रेशन से ठीक पहले अपने स्टॉक में रखे कच्चे माल पर जो GST दे चुका है उसका क्रेडिट ले सकता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि कैपिटल गुड्स पर ये छूट नहीं मिलती। तो हमने देखा कि ITC कैसे टैक्स पर टैक्स की समस्या को खत्म करता है, लेकिन इसके अपने नियम कायदे भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस सारी जानकारी के बाद कोई भी बिजनेस अपने किन खर्चों पर ITC की एलिजिबिलिटी को दोबारा परखेगा।